एक बच्चा है जिसके नीट 2025 में स्कोर आया है 452। कितना स्कोर होगा इसका फिजिक्स में? 112 नंबर है इसके फिजिक्स में, 112। अगर ये 70 नंबर और बढ़ा लेता, 70 तो बढ़ेंगे भी नहीं, 68 और बढ़ा दो उसमें, कितने बने? तब भी 520 बने। 180 स्कोर करने के बाद भी इसका नीट में सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? फिजिक्स किस किस का वीक है, या फिजिक्स में किसके कम मार्क्स आते हैं, डर लगता है? ऑलमोस्ट सभी को। ठीक है, तो अब हम यही डिस्कस करेंगे, फिजिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग करें, या यूं बोल दो फिजिक्स का डर कैसे भगाएं, या फिजिक्स में नंबर कैसे बढ़ाएं, या कैसे फिजिक्स को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाएं। मैं 2 पार्ट में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपको यह बताऊंगा कि फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। दूसरा, उसके बाद फिर भी अगर आप फिजिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते हैं, कैसे विदाउट फिजिक्स आप सिलेक्शन पा सकते हैं। यानी फिजिक्स में आपको कितने मिनिमम नंबर लाने होंगे ताकि आपको अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। ये 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो भाई, हर बच्चे को फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे कैटेगरी के भी होते हैं। कोई बच्चा अगर SC/ST कैटेगरी से है, या PH कैंडिडेट है, या कोई ऐसे स्टेट से आता है जहां पे कट ऑफ कम जाती है, तो जरूरी नहीं है कि वो फिजिक्स के चक्कर में पड़े रहे और अपना टाइम वेस्ट कर दे। तो इसलिए आप फिजिक्स को अवॉइड करके भी सिर्फ बायो और केमिस्ट्री सिलेक्शन पा सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले हमारा टॉपिक फिजिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग करें। एक बात बताओ, आप सभी का फिजिक्स वीक है, ऐसा क्यों? कभी आपने सोचा है? बताओ, फिजिक्स वीक क्यों है आप लोगों का? क्यों? मन से नहीं पढ़ते। वेरी गुड। और क्या हो सकता है? क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करते हैं। वेरी गुड। और अप्रोच सही नहीं है, ये भी अच्छा पॉइंट है। कैलकुलेशन में टाइम लगता है। वेरी गुड। और बेसिक्स वीक है, कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं आता। और सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? बताओ। आप फिजिक्स से डरते हैं। फिजिक्स जैसे ही आई आप डरने लगते हैं, एंजाइटी होने लगती है, घबराहट होती है। फिजिक्स क्लास करने से डर लगता है, फिजिक्स के क्वेश्चन सोल्व करने से आपको डर लगता है, पेपर में आपको फिजिक्स का पार्ट अटेम्प्ट करने से डर लगता है। तो ये जो डर है ना, इसलिए फिजिक्स आपकी वीक है, और कोई कारण नहीं है। अब मैं आपको सही बताऊं, देखा जाए तो बायो टफ है। बायो में आपको इतनी सारी चीजें याद करनी पड़ती है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कहीं पे एक लाइन में कुछ भी स्किप हुआ तो मिस्टेक होने के ज्यादा चांसेस है। फिर भी आपसे फिजिक्स में ज्यादा गलतियां होती है। उसका कारण क्या है? कि आप फिजिक्स से डरते हो और बायो से आप नहीं डरते हो। बायो में आप ये बोलते हो, बायो से कोई डर नहीं है हमें, मैं 1 घंटे में पूरी यूनिट तैयार कर सकता हूं। जहां में फिजिक्स आ जाती है, एक लेक्चर में मैं 10 दिन लगा सकता हूं। ऐसा होता है कि नहीं होता? सिर्फ और सिर्फ डर के कारण। अब ये डर कहां से आया? जब भी आप फिजिक्स के क्वेश्चन सोल्व करने बैठते हैं, आपको टाइम ज्यादा लगता है, या आपके गलत हो जाते हैं, या आप क्वेश्चन ही सोल्व नहीं कर पाते हैं। उसका मेजर रीजन पता है क्या है? क्या रीजन है बताओ? मेजर रीजन है आपकी कैलकुलेशन वीक है। कैलकुलेशन वीक होने के कारण आपके माइंड में फिजिक्स का डर बैठ गया। और कैलकुलेशन वीक क्यों है? क्योंकि मैथमेटिक्स से भागते हैं। मैथमेटिक्स से भागोगे तो भाई कैलकुलेशन वीक ही रहेगी। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपने फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है? बोलो। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, आप 1 से 30 तक टेबल लिखेंगे, 1 से 30 तक स्क्वायर लिखेंगे, और 1 to 15 तक आप क्यूब लिखेंगे। ये काम अगर आप करेंगे, आपकी कैलकुलेशन अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है वो आराम से फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। एक बच्ची थी नीट 2020 में, लॉकडाउन के टाइम पे, वो बच्ची हर बार फिजिक्स की वजह से रह जाती थी। उसने एक दिन फोन करके बोला, सर मैं हर बार फिजिक्स वीक होने की वजह से रह जाती हूं। नीट 2020 एग्जाम में उसके मार्क्स कितने आए? सॉरी, नीट 2019 में कितने मार्क्स आए फिजिक्स में? ओनली 45। उसने बोला, सर फिजिक्स में अगर मेरे 80-90 नंबर भी आ जाए तो मुझे नीट में अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि मेरा वेस्ट बंगाल स्टेट है और कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। फिर लग गया लॉकडाउन। अब लॉकडाउन में मैं उसको क्या बताऊं, कहां पढ़ने जाऊं?
ऑनलाइन भी इतनी फैसिलिटी नहीं थी एकदम। मैंने उस बच्चे को सिर्फ ये बोला था, बेटा आप 6 महीने रह गए, 6 महीने तक टेबल, स्क्वायर और क्यूब लिखो। उसने लिखे और आप यकीन नहीं करेंगे उस टाइम उसके 145 आ गए थे। कोई बच्चा इतना वीक है जो फिजिक्स में आसान पेपर में 45 स्कोर कर रहा है और वो अपना स्कोर सिर्फ टेबल, स्क्वायर, क्यूब लिख के 145 तक बढ़ा सकता है। तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं। समझे या नहीं समझे? तो सबसे पहले तो हमें ये काम करना ही करना है। इसके बाद दूसरा टास्क जो हमारा आएगा वो ये होगा, भाई अब ये तो बहुत सारे बच्चे कर ही रहे हैं, आपको इसमें नया ऐड ऑन करना है। डेली आप 5 मल्टीप्लीकेशन करेंगे। कैसी? मान लीजिए आपने लिख दिया 6.62 मल्टीप्लाई बाई 3.24, जैसे ये लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट करो आप एग्जैक्ट, लेकिन उससे पहले आप एक काम करना, अप्रोक्सीमेशन सीखो। कैसे? सर अगर 6.6 को मैं 7 लिख लूं, इस वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा दिया तो इस वैल्यू को थोड़ा सा घटा दो, इसको कितना लिखोगे? 3, तो कितना है आंसर? 21। 21 से या तो थोड़ा सा कम आएगा या थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो आपने गैस लगाया कि आपका आंसर 21 के राउंड आने वाला है, यानी 20 से 22 के बीच में आएगा। कोई डाउट नहीं है। अब आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर से नहीं, ऐसे 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, फिर 4 6 जा 24 और 2 26, और फिर ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करके ऐसे जैसे एग्जैक्ट कैलकुलेट करते हैं। पूरा कैलकुलेट करो लास्ट डेसिमल तक करोगे, फिर ये मैच करो कि आपका गैस कितना पास में आया है। ये एक कैलकुलेशन हुई आपकी, ठीक। फिर ऐसे ही दूसरी कैलकुलेशन अपने मन से लिखना, कुछ भी लिख दिया, 9.84 लिख दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने 7.21 से, ठीक, जो आपका मन है। अब 10 इंटू उसको 7 लिख लोगे, 9.8 को 10 लिख दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, 7.2 को थोड़ा घटा दिया, 7 लिख दिया। ऐसी कैलकुलेशन आती है कि नहीं आती है? तो ऐसी कैलकुलेशन जब आप करोगे तो इसका 10 इंटू 7 70 के राउंड आंसर आने वाला है। एग्जैक्ट कैलकुलेट करो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि पहले गैस करो कितना आंसर आएगा और फिर आप क्या करेंगे? एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे। वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में एग्जैक्ट डेसिमल पॉइंट तक कितने क्वेश्चन आते हैं आपके? 1 या 2 या 3। अगर 3 या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन भी एग्जैक्ट पॉइंट तक आते हैं, उन क्वेश्चंस को छोड़ दो, क्योंकि वो पेपर में टाइम वेस्ट करने के लिए दिए गए हैं। समझे या नहीं? अब आपके फिजिक्स में 45 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आपके फिजिकल में आएंगे, तो इन 60 क्वेश्चन में से लगभग 40 प्लस क्वेश्चन, असल में 50 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होने वाले ना, जिसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो उन 50 में से 5 क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम, मतलब पेपर बहुत टफ होगा तब, जिसमें आपको डेसिमल पॉइंट तक कैलकुलेशन करनी है। बाकी सारी कैलकुलेशन आपकी अप्रोक्सीमेशन से हो जाएगी। समझे नहीं समझे? तो उन 5 क्वेश्चन को छोड़ दो ना। और वो भी क्यों छोड़ने हैं? आज से ही आदत डाल लो अप्रोक्सीमेशन करने की भी और एग्जैक्ट कैलकुलेशन की भी। तो शुरू में ना आपका डिफरेंस ज्यादा आएगा, लेकिन धीरे धीरे आपका अप्रोक्सीमेशन भी एग्जैक्ट पॉइंट में आने लग जाएगा। जैसे कि मेरा आता, आपने देखा ना मोल कॉन्सेप्ट में और एटॉमिक स्ट्रक्चर में मेरे आंसर कैसे आते हैं? मेरा आंसर आएगा 6.2 और आपको एनसीईआरटी में मिलेगा 6.3। 0.1 का भी डिफरेंस नहीं आता मेरे आंसर में। देखा कि नहीं देखा? क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिस मैंने 2018 तक की थी, टीचर बनने के बाद भी की थी। तुम भी कर लो। समझे या नहीं? अब इसका फायदा पता क्या होगा? ऐसी डेली अगर आप 5 कैलकुलेशन करोगे, सर कैसे लिखें, किससे लिखवाएं? अपने मन से लिखो, जो मन में आ रहा है। 7.73 मल्टीप्लाई बाई 6.84 लिख दो यार, जो मन में आ रहा है। बस आप तो सोल्व करो, आपको तो कैलकुलेशन करनी। कर लोगे या नहीं कर लोगे? इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और कैलकुलेशन स्ट्रांग होते ही आपका फिजिक्स का डर खत्म और आपको फिजिक्स आने लग जाएगी। ये सबसे मेजर फैक्टर है जो आपकी फिजिक्स और फिजिकल को वीक कर रहा है। वो क्या है? कैलकुलेशन। कर लोगे ऐसे? पक्का? अच्छा, एक बेनिफिट और बताता हूं आपको। टेबल, स्क्वायर, क्यूब लिखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, इसका एक बड़ा बेनिफिट है, पता क्या है? आप मुझे बताओ, जो बच्चे, खासकर अगर हम ड्रॉपर स्टूडेंट की बात करें, ड्रॉपर स्टूडेंट बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, 14-14, 15-15 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी एग्जाम में फेल हो जाते हैं। किस कारण से? एक तो उनके पास टाइम नहीं बचता, जिसके कारण पेपर पूरा नहीं हो पाता। दूसरा, वो क्या करते हैं? सिली मिस्टेक करते हैं। कहीं पे नोट करेक्ट लिखा था, वहां पे नोट पढ़ना भूल गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, उसमें नोट भूल गए, है ना। कहीं पे छोटी मोटी मिस्टेक कर दी। किसके कारण? कंसंट्रेशन अच्छी नहीं थी। तो 2 रीजन है, एक तो टाइम मैनेज नहीं कर पाए, टाइम कम पड़ गया, पेपर ही पूरा नहीं हुआ, और दूसरा सिली मिस्टेक कर दी। टाइम क्यों कम पड़ा? क्योंकि फिजिक्स या फिजिकल की कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगा दिया। इसका मतलब कैलकुलेशन वीक थी, जिसके कारण पेपर में टाइम कम रहा। दूसरा,
आपने सीली मिस्टेक की, घर आके देख, अरे यार नोट करेक्ट तो पढ़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन सही नहीं थी। अगर आपकी कैलकुलेशन और कंसंट्रेशन सही हो जाए, कोई भी ड्रॉपर स्टूडेंट आराम से एग्जाम में अच्छी रैंक ला सकता है। और उसका मेथड क्या है? आप टेबल लिखो, स्क्वायर लिखो, क्यूब लिखो, मल्टीप्लीकेशन लिखो। अगर ये लिखोगे ना, इससे आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी होगी और कंसंट्रेशन भी अच्छी होगी। क्योंकि ये लिखते टाइम सोचना नहीं है, बस करते जाना है। इससे कंसंट्रेशन बढ़ती है। सर इससे कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगी? वो एग्जाम में जब आपका सिलेक्शन होगा ना, उसके बाद बताऊंगा इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे बेसिक क्या है। और जिसका नहीं होगा फिर उसको नेक्स्ट ईयर बताऊंगा। समझ गए ना मेरा मतलब? तुम ये चीज करो और देखना कितना मजा आएगा आपको। हाँ, आपको लगेगा यार 15 मिनट इसमें जा रही है, 5 से 10 मिनट इसमें जा रही है, क्या बेवकूफी कर रहा हूं मैं। इसके रिजल्ट 6 महीने बाद आएंगे, 1 दिन, 6 दिन, 10 दिन में नहीं आएंगे। अगर करना तो ईमानदारी से, ढंग से करना। आप लोगों ने मिस्टेक लिखी, रेगुलर लिख रहे हो, ईमानदारी से बताना किस किस को लग रहा कि ये सही चीज है, फर्क पड़ रहा है, पिछली बार से अच्छा लग रहा ना, सबको बेनिफिट हो रहा कि नहीं हो रहा। ये उससे भी ज्यादा पावरफुल चीज है, करके तो देखो तुम लोग। नहीं समझे? सेकंड, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। अच्छा, कोई कैलकुलेशन आप मुझे दे दो, जो आप बोलोगे, जितनी टफ कैलकुलेशन दोगे मैं विद इन 30 सेकंड सोल्व करूंगा। आप बोलो, मैं लिखता हूं, जितनी टफ कैलकुलेशन आप देंगे। अब कुछ बच्चे ये भी कहेंगे सर ऐसी कैलकुलेशन थोड़ी आती है, उसमें तो बीच में सोल्व किया फिर लास्ट में सोल्व किया। भाई कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन ही है ना। अरे 2 4 जा 8 पढ़ा था, तभी तो 2 4 जा 8 लिख पा रहे हो आज। हर सवाल का बेसिक है कैलकुलेशन। आप कितना ही रट्टा मार लो, कितनी ट्रिक रट लो, जब तक कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगी पेपर में सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात लिख लो, कैलकुलेशन फास्ट करो। समझे या नहीं समझे? नेक्स्ट, इसके बाद क्या आएगा? दूसरा लिखोगे, बोलोगे कोई कैलकुलेशन मेरे को, चेक करोगे? है किसी का माइंड? सुबह किया था एक बच्चे ने चेक, ऐसे कैलकुलेशन दे दी मैंने, ऐसे खड़े खड़े ना 11 सेकंड में कर दिया एग्जैक्ट आंसर। 11 सेकंड, 30 कहां होती है? 30 तो बहुत लंबा टाइम होता है। क्योंकि अरे मैंने 2018 तक लिख लिख के देखा है। तुम देखना, अभी चैप्टर तो स्टार्ट होने तो सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बिना देखे कैलकुलेशन सोल्व करूंगा और तुम कहोगे ये जादू कैसे हो रहा है, और एग्जैक्ट कैलकुलेशन आएगी। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझना। कॉन्सेप्ट अच्छे से क्यों नहीं समझते? देखो, आपने फिजिक्स का डर बिठा लिया है, ठीक। फिजिक्स में जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें सिर्फ 2 ही चीजें हैं, 2 ही चीजें हैं। पता क्या है? एक तो ये है कि भाई एक्स डायरेक्शन की जो इक्वेशन है वो एक्स में सोल्व करें, और वाई डायरेक्शन की जो इक्वेशन है वो वाई में सोल्व करें, मिक्स ना करें इसको। और दूसरा क्या है? जब आप फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को अगर वहीं पे रखना है तो अपोजिट फोर्स को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। यही तो पढ़ते हो। अरे जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये एग्जांपल है, यहां पे आपने रखा ऑब्जेक्ट, तो इस पे नीचे क्या लगता है? mg लगता है। ये क्या है? थीटा। तो ये क्या होगा यहां पे? अरे ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। तो इस कंपोनेंट को लिखोगे mg cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। यही तो लिखते होगे mg sin थीटा, ठीक। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये नीचे नहीं जा रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? दिस फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू mg sin थीटा। ये फोर्स की बैलेंसिंग हो गई। पूरे फिजिक्स में यही चलता है। नहीं सर आपने तो 2 काइनेमेटिक्स की 2 बातें बता दी और आपको लगता है फिजिक्स पूरी यही है। एग्जैक्टली यही है। बाकी फॉर्मूला याद करना होता है और वो फॉर्मूले तुम्हें याद भी रहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोस्टेट में है। नहीं समझे? अगर आप फिजिक्स को ऐसे ऑब्जर्व करोगे ना, फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट समझ लोगे, वेक्टर सीख लोगे। और अब कोई आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हो ना आप ऐसे, तो यहां पे ये एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा है और वाई डायरेक्शन में भी जा रहा है, तो एक्स वाली इक्वेशन एक्स में सोल्व करो, वाई वाली वाई में सोल्व करो। इतना ही तो है बस, इसके अलावा नहीं है फिजिक्स। और इसके अलावा अगर आपको कोई फिजिक्स सिखा रहा है या फिजिक्स का डर आपके माइंड में बना रहा है तो उसको फिजिक्स पढ़ानी नहीं आती है। मैं तो 10-12 साल पहले पढ़ी है। मैं तुम्हें ना कोई भी फिजिक्स का चैप्टर ना इन 2 लाइनों से पढ़ा दूंगा। पिछली बार की बात है, क्लास में बच्चे बोले सर फिजिक्स का पेपर टफ था, बीट टेस्ट सीरीज का। मैंने क्लास में खड़े होकर मैंने बोला पेपर लेके आओ। 20 क्वेश्चन ट्राई किए मैंने, 20 में से मेरे से 18 सोल्व हुए, 2 में सोल्व नहीं कर पाया और 18 में से मेरे से 1 रॉन्ग हुआ। यानी आज से 17-18 साल पहले मैंने पढ़ा, 16-17 साल पहले जितना भी पहले पढ़ा, और 17 क्वेश्चन मैंने ठीक कर दिए, एक ही क्वेश्चन रॉन्ग हुआ।
तो इसका मतलब फिजिक्स टफ नहीं है, तुम लोगों ने बना रखी है फिजिक्स टफ, और सारे क्वेश्चन मैं ऐसे ही सोल्व कर रहा था। अब ले आना आप कोई भी पेपर, हाँ अगर कहीं पे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, मुझे याद नहीं हो तो मैं पूछूंगा भाई आपसे, तो ये दो ही चीजें काम आती, समझे। तीसरा, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ो, जैसे आप क्या करते हो, कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ते ही भाग लेते हो, ठीक, क्वेश्चन सोल्व ना हो तो घबरा जाते हो, ठीक, सोल्व ही नहीं करते हैं कई बच्चे, तो ऐसा मत करो। आज आपके टीचर ने जो क्लास में पढ़ाया है फिजिक्स में, अगर उस टॉपिक पे आप कम से कम 20 क्वेश्चन नहीं करते हो तो आपकी फिजिक्स वीक होना तय है। तो हर टॉपिक के साथ कम से कम आप 20 क्वेश्चन जरूर करें, और क्लास खत्म होते ही सबसे पहले नोट्स पढ़े और उसी टॉपिक के क्वेश्चन उसी टाइम करें, भले ही एनसीईआरटी को इग्नोर कर दो। यानी ऑन एन एवरेज पर चैप्टर आपको मिनिमम 150 क्वेश्चन तो करना ही चाहिए, और हो सके तो पर चैप्टर आप 200 क्वेश्चन करो। अगर 30 चैप्टर है तो 6000 क्वेश्चन हो गए। 6000 क्वेश्चन अगर आपने साल में प्रैक्टिस कर लिए, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इंक्लूडिंग PYQ बोल रहा हूं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 चीजों का ध्यान रखो। फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैलकुलेशन अच्छी करो, कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखो, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, फिजिक्स अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो फिजिक्स के लिए बेसिक जो है, फिजिक्स का जो टूल है वो है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स यानी बेस क्या है, कैलकुलेशन। तो सबसे पहले कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो, ठीक, टेबल, स्क्वायर, क्यूब लिखो, ऐसे कैलकुलेशन कर करके देखो। फिर सेकंड क्या है, कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से सीखो, इक्वेशंस को सही से सॉल्व करो, वेक्टर्स को सीखो, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हर टॉपिक के साथ डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और पर चैप्टर कम से कम 200 क्वेश्चन करो, और पिछले 10 से 15 साल के PYQ जरूर करना, कम से कम 2 बार। ये 3 चीजें कर लो, फिजिक्स में हर बच्चा 150 प्लस कर लेगा आराम से, और 150 प्लस बहुत स्कोर होता है फिजिक्स का, समझे या नहीं समझे, कर लोगे 3 चीजें। तो ये तो हुआ कि फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कैसे करनी है, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने। देखो हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है, आप लोग क्या करते हो फिजिक्स में, एक एवरेज स्टूडेंट जो ड्रॉप करता है, जो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाता, उसकी सबसे बड़ी कमी होती है, अगर वो 12, 13, 14 घंटे पढ़ रहा है तो इसमें से 7 से 8 घंटे तो फिजिक्स को देता है। अगर सीधा सीधा आप कैलकुलेट करें, आपने फिजिक्स को 75% टाइम दे दिया अपने सेल्फ स्टडी से, और फिजिक्स का वेटेज कितना है, 25%। आप 25% वेटेज वाले सब्जेक्ट को 75% टाइम दे रहे हो, और स्कोर कितना कर रहे हो, 70, 80, 85, केवल 10%। और जहां पे 75% इंपोर्टेंस है, या जहां पे 75% वेटेज है, उसको टाइम कितना देते हो, 25%। केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वहां नंबर कितने आते हैं, वहां नंबर आते हैं फिर तुम्हारे 40%। अगर टाइम 25% दोगे तो नंबर भी 40% आएंगे। आ गए कितने टोटल, 50%, 360 नंबर आए थे पिछली बार ड्रॉप पर के, नहीं समझे। तो ये समझना होगा, हमें टाइम वहां ज्यादा देना है जहां से नंबर ज्यादा बन सकते हैं। ये तो सिंपल लॉजिक है ना यार। अब सारी जनता जो है वो फिजिक्स पे लगातार टाइम दिए जा रही है, तुम मत दो उस सब्जेक्ट को टाइम इतना, क्योंकि तुम कितना ही जोर लगा लो 100 से 120 जाओगे, 180 नहीं जाओगे, तुम्हें भी पता है, ठीक। अब दूसरा मैं तुम्हें कुछ एनालिसिस बताता हूं। देखो ये तो हुई बात फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कैसे करें। मेरा ये मानना है, अगर आप फिजिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, आप फिजिक्स बिल्कुल छोड़ के भी चले जाएंगे, तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। कैसे, मैं एक एनालिसिस आपको बता रहा हूं। आप सिंपल सी एक बात सोचो, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कितने नंबर की आती है, 540। अगर कोई बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, वो केमिस्ट्री और बायो में एक भी नंबर नहीं कटने देगा, चलो ठीक है 10 नंबर कट गए दोनों में, 530 भी उसके आ जाएंगे, नीट 2025 में सिलेक्शन हो गया। फिजिक्स में 0 नंबर चाहिए थे, लेकिन हम लोग फिजिक्स पे पूरा जोर लगाएंगे ताकि केमिस्ट्री और बायो में नंबर कमाए, तभी तो ड्रॉप कर पाएंगे। नहीं, ये गलती है हमारी बड़ी। आप देखो ना, अब आपके सामने कुछ डेटा मैं रख रहा हूं, देखो मैं बच्चों का डेटा लिख के लाया हूं। आप देखना, एक बच्चा है जिसके नीट 2025 में स्कोर आया है 452। कितना स्कोर होगा इसका फिजिक्स में, 112 नंबर है इसके फिजिक्स में, 112। अगर इस बच्चे ने फिजिक्स में 180 स्कोर भी किया होता, तब जाके सिलेक्शन होता इसका।
और तब जाके भी कहां होता। अगर ये 70 नंबर और बढ़ा लेता, 70 तो बढ़ेंगे भी नहीं, 68 और बढ़ा दो, उसमें कितने बने, तब भी 520 बने। 180 स्कोर करने के बाद भी इसका नीट में सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस बच्चे का बायो एंड केमिस्ट्री का स्कोर कितना था, घटाओ 340 तो बच्चे बायो में ले आते हैं, समझे कि नहीं समझे। अब इसने फिजिक्स पे तो पूरा जोर लगा दिया, बायो और केमिस्ट्री वीक कर दी अपनी। दूसरा बच्चा, एक बच्चा और है 474, फिजिक्स में कितना स्कोर है, 90, और बायो एंड केमिस्ट्री में 384। बताओ, रह गया ना। फिजिक्स में 90 करने का क्या फायदा हुआ, इसे खुद से पूछ ले, बता रहा था कि बोला सर फिजिक्स में सारा टाइम लगा दिया। अब ये बच्चा तो बाहर का है, अपना स्टूडेंट नहीं है, ये तुम्हारे सामने बैठा है। अब मैं दो बच्चों की और कहानी सुनाता हूं। एक बच्चा है जिसका 524 स्कोर है और फिजिक्स में है 55, हो गया सिलेक्शन। 55 वाला सिलेक्शन पा रहा है, 112 वाला ड्रॉप कर रहा है, डबल से ज्यादा नंबर उसके फिजिक्स में, और वो भी नीट 2025 वाली फिजिक्स में। और इसके इधर कितने नंबर है, 469 बायो एंड केमिस्ट्री में। फिर एक और तुम्हारी क्लास का स्टूडेंट 599 फिजिक्स में 102, और इधर देखो 497। मैं पहले दिन से आपको क्या बोलते आ रहा हूं, फिजिक्स को छोड़ो, बायो और केमिस्ट्री में 500 प्लस करो। बायो और केमिस्ट्री में अगर आपने 500 प्लस स्कोर कर लिया ना, 540 में से, ये देखो ऑल इंडिया रैंक कितनी है, 1423। ये खास बात है बायो और केमिस्ट्री की। तो अभी भी मैं बोल रहा हूं आपको, तुम लोग मत लगाओ फिजिक्स पे जोर, फिजिक्स तुम्हें डुबोएगी। जो हो सकता था मैं नहीं पिछली बार गलती होगी थी, इस बार कोई कमी नहीं छोड़नी। एक बात और बता देता हूं, फिजिक्स हो सकता है इस बार थोड़ी ठीक आए, लेकिन बायो केमिस्ट्री टफ आएगी। बायो और केमिस्ट्री में अगर आप जोर लगाएंगे ना, आपको एक बेनिफिट ये भी मिलेगा, दूसरे बच्चे इस बार रोएंगे। इस बार ये बायो केमिस्ट्री में 300-400 तो ले आए, 350 से कम आएंगे इस बार बच्चों के, देखना आप बायो और केमिस्ट्री में। ड्रॉप पर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि फिजिक्स इतना टफ आ गया, पूरी एनर्जी किस पे लगाएंगे, फिजिक्स पे। कोचिंग वाले कितना जोर लगा रहे हैं फिजिक्स पे, तुम देख लो ना, तुम्हारे टीचर कितना जोर लगा रहे हैं। आप लोग मैथमेटिक्स के डर से आपने मेडिकल फील्ड चूज किया, और मैथमेटिक्स ही फिजिक्स का बेस है, वो आपका वीक है, और उस डर को आप आज स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, नहीं होगा। ज्यादा क्वेश्चन कराने से, लंबी क्लास लेने से कुछ नहीं होगा, फिजिक्स वहीं रहने वाली है। जो बच्चा 100 कर सकता था 120 कर लेगा, बस यही कैपेसिटी है। लेकिन इसको देखो 384 से कितने कर सकता है, कितने कर सकता है बताओ। अरे कम से कम ये 150 नंबर बढ़ा सकता है यहां पे, और यहां पे कितने बढ़ा लेगा भाई, तू खुद बता दे दोस्त। 10 नंबर, 20 नंबर, पेपर आसान आ गया तो 50 नंबर। तो इसको 150 बढ़ाने चाहिए या 50 बढ़ाने चाहिए, 150 बढ़ाने चाहिए, और 150 बढ़ गया तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं समझे? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, तुम लोग बायो एंड केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करो। अगर बायो और केमिस्ट्री वीक रहेगी ना, फिर सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात जान लो। और बायो और केमिस्ट्री जिस बच्चे की स्ट्रॉन्ग होगी ना, उसकी इस बार रैंक भी अच्छी आएगी। क्यों? क्योंकि देखो जैसे शहजाद का एग्जाम्पल है, इसके 599 नंबर है। क्यों 599? इसके 599 इसलिए क्योंकि इसने 497 नंबर जो स्कोर किया है ना, ये 90 मिनट में कर लिया था। आप सोचो 90 मिनट में आपका बायो और केमिस्ट्री में 500 स्कोर आ जाए, क्या आप 1.5 घंटे में फिजिक्स में 100-120 भी नहीं करोगे? चाहे कितना ही टफ आ जाए, अपने आप स्कोर होगा। और अगर तुम्हारा टाइम ही आधा घंटा बचेगा, 40 मिनट बचेगा, तो फिर कैसे स्कोर आएगा? समझे नहीं समझे? बायो केमिस्ट्री इस बार टफ आने वाली है। बायो में आप पूरा फोकस करो एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी को रगड़ दो पूरी तरह। और अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम डॉक्टर शिवाली मैम से बात करो, उनके वाइवा करो। मैम आपका किसी भी कंडीशन में 340 प्लस, कमजोर से कमजोर बच्चे का 340 से 360 के बीच में स्कोर करा देंगे। और केमिस्ट्री मैं करवा रहा हूं आपको, केमिस्ट्री तुम सीधा एक ही जगह फोकस रखो। क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गई, आपने कोई एक्सेप्शन याद किया? मैंने कुछ रटवाया, आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ाया, तुम्हें सारी चीजें इतनी आसान वे में सिखाई है। ये तो इनऑर्गेनिक देखी आपने,
ऑर्गेनिक इससे कहीं लाख गुना आसान है। अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी ना, आप ये कहोगे कुछ नहीं है। लोग टफ बनाते हैं इस सब्जेक्ट को। केमिस्ट्री बेहद इंटरेस्टिंग और बेहद इजी सब्जेक्ट है, लोग टफ बना रहे हैं। तो ये मैं आपका अपने आप कराऊंगा। सिर्फ अभी भी आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने केमिस्ट्री को सीरियसली पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 2-3 बार पहले बोल चुका हूं, ऑनलाइन वालों को भी बोल रहा हूं भाई, अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, 18 अगस्त से ऑर्गेनिक से ईमानदारी से पढ़ाई करो मेरे साथ। मैं आपको ना बाद में इनऑर्गेनिक पूरी दोबारा रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि जो बच्चे 18 अगस्त से आएंगे या ऑनलाइन में ज्वाइन करेंगे, मुझे उनको तो पूरी केमिस्ट्री पढ़ानी है। तो तुम लोग इनऑर्गेनिक अगर वीक रह गई है, छूट गई है, इसको यहीं छोड़ दो। 18 अगस्त से पूरी ईमानदारी से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अच्छे से पढ़ो। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो 160 प्लस में मैं देखो, मैं 180 किसी के नहीं करा सकता, हर बच्चे के 180 नहीं करा सकता। एक बच्चे के, 2 बच्चे के, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, ऐसा होता है। इतने इससे ज्यादा बच्चों को नहीं कराए जा सकते। ठीक, 4-5 बच्चों को कराए जा सकते 180। और ऑनलाइन सुबह वाले बच्चे, शाम वाले बच्चे, ऑफलाइन बच्चे, ऑनलाइन बच्चे, सबको मिला के 4-5 बच्चों से ज्यादा 180 नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि 2024 में 180 आए तो उस टाइम पेपर इजी था। अब पेपर का लेवल बढ़ चुका और मैं खुद बोल रहा हूं इस बार पेपर और टफ आएगा। ठीक, और एक बात और बता दूं आपको, मैं नीट 2024 में तो हमारे 11 बच्चों के 180/180 थे। मैंने एक और नई न्यूज पता की है, पूरे देश में केमिस्ट्री में किसी के भी 180 नहीं है 2025 में। इवन जो टॉपर स्टूडेंट है उसके भी 165 है। और खास बात, बीवाइज के एक बच्चे के 171 है। यानी केमिस्ट्री का टॉपर अगर आएगा बीवाइज से आएगा, आप लोगों के बीच से आएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर अभी भी आप 18 अगस्त से भी मुझे अच्छे से फॉलो करोगे तो मिनिमम 160 और 180 तक मैं आपका स्कोर करा दूंगा। तो ये स्कोर जिस बच्चे ने कर लिया तो ये मिनिमम हो गया आपका 500 प्लस। अब एक बात बताओ, 1.5 घंटे में, क्योंकि हमें कोई बच्चा अगर 500 प्लस करेगा ना, वो 1.5 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लेगा। केमिस्ट्री की तुम लिख लो 30 मिनट लगेगी, बायो में तुम्हारी मर्जी है, मैक्सिमम 30 मिनट इंक्लूडिंग OMR फिलिंग, 45 क्वेश्चन में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा केमिस्ट्री में। और बायो में तुम कितना लगाओगे? 1 घंटा। 90 मिनट में 500 प्लस नंबर अगर तुमने कर लिए, क्या 1.5 घंटे में तुम 100 नंबर भी लाओगे? 600 प्लस नंबर अगर आपके आ गए ना, तो 600 प्लस पे आपको आराम से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, वो भी टॉप 10,000 रैंक के साथ। इस बार ये मत सोचना कि कट ऑफ इतनी कम जाएगी। 550 पे इस बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। और 600 पे मैं भी आपको बता देता हूं, नीट 2026 में कम से कम 10,000 रैंक आएगी, 650 पे 1,000 रैंक आएगी, और 680 प्लस पे या 690 प्लस पे टॉप 100 में रैंक आएगी। ये बात अभी नोट कर दो, इतना गैप आने वाला है इस बार रैंक का। पिछली बार 600 नंबर पे लगभग 1,1100 रैंक है, इस बार 650 पे आएगी टॉप 1000 में। तो सर टॉप 1000 में कैसे लाएंगे? तुम 540 का 520 करो, फिजिक्स का 100 की बजाय 120 130 करो, आ जाएगी टॉप 1000 में रैंक। और टॉप 1000 में तुम्हें पता है अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अब कोई बोले सर टॉप 10 में कैसे लानी है? टॉप 10 में सिर्फ पढ़ने से नहीं आती, लक से आती है। और लक सिर्फ तुम्हारा नहीं चाहिए, दिल्ली से भी चाहिए भाई, आशीर्वाद चाहिए सिस्टम का। बिना आशीर्वाद टॉप 100 में रैंक नहीं आती आजकल, ये मैं बिल्कुल खुला बोल रहा हूं, ये बात जान लो अच्छे से। तो तुम समझो, रहने दो टॉप 100 में रैंक लाने को। ठीक, मैं भी नहीं चाहता मेरा कोई बच्चा एम्स दिल्ली जाए, इस कचरे के साथ तो मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा जाए। तुम लोग अच्छे डॉक्टर बनो, वो KGMU से बन सकते हैं। डॉक्टर नरेश त्रेहान एम्स दिल्ली से नहीं है, देश के बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है, KGMU से। 1956 में एम्स दिल्ली बना था। 1957 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना हमारे देश के लिए नोबेल प्राइज लाए थे। उसके बाद आज तक एक भी नोबेल प्राइज नहीं आया अपने देश में। 70 साल में एम्स दिल्ली ने कुछ भी नहीं किया है। और कौन सा ऐसा डॉक्टर प्रोड्यूस कर दिया एम्स दिल्ली लगा रखा तुम लोगों ने। छोड़ दो एम्स दिल्ली का सपना, तुम अपने ही स्टेट के कॉलेज को एम्स दिल्ली बना दो, तुम वहां पढ़ो, अच्छा डॉक्टर बन के दिखाओ, तुम्हारे कॉलेज का नाम होगा। डॉक्टर नरेश त्रेहान के साथ आज KGMU जुड़ता है, एम्स दिल्ली नहीं जुड़ता है। नहीं समझे? तो ये ध्यान रखो, समझे? टॉप 1000 में बहुत अच्छी रैंक होती है और आ सकती है। कैसे? जैसे अब मैं आपको गाइड करूंगा। मैं 18 अगस्त से और ज्यादा एनर्जी लगाने वाला हूं, और ज्यादा जोश में पढ़ाऊंगा, और अच्छे से पढ़ाऊंगा, और तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें सिखाऊंगा। लेकिन तुम्हारे साथ के बिना सिलेक्शन नहीं होगा। तो 18 अगस्त से
पूरी एनर्जी से, जिससे छूट गया। देखो जो बच्चा अच्छा कर रहा है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, ठीक। ऑनलाइन वाले भी भाई, जो बच्चा अच्छा कर रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो बच्चा जिसका छूट गया है वो 18 अगस्त से पूरी एनर्जी के साथ पढ़े, ठीक। जिनका हो गया उनको भी मैं रिवीजन करा दूंगा बाद में इनऑर्गेनिक का। और बोलो, मैं तुम्हारा हर जगह साथ देने को तैयार हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं अकेला जोर लगाता रहूंगा और सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, जैसे ये ऑनलाइन वाले बच्चे, तुम लोग बताना भाई, ऑनलाइन वाले, क्या आप लोगों का एक एक डाउट लाइव चैट में क्लियर नहीं होता है? क्या तुम्हें एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की जाती? क्या अच्छे से एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई जाती? तुम्हारे सामने हो रहा ना सब कुछ, ऑफलाइन वालों के सामने भी। मुझे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट बता दो जो ऑनलाइन में इतनी ज्यादा क्लैरिटी के साथ एक एक बच्चे का लाइव चैट में डाउट क्लियर करता हो। इससे ज्यादा सपोर्ट क्या होगा? 2 घंटे की क्लास की बजाय हमेशा आपकी क्लास 2 घंटे 15 मिनट और 20 मिनट की जाती है। मैं इतना जोर लगा रहा हूं, थोड़े से एफर्ट तुम लगाओगे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। तो 18 अगस्त से आप अपनी पूरी एनर्जी लगाओ, है ना। और जो बच्चे तुम्हारे साथी जो क्लास में नहीं आते हैं उनको बोलो भाई मत करो ऐसा, तुम्हारा ही नुकसान है। और जो साथी और नया कोई बच्चा आना चाहता उसको भी बता दो, ऑफलाइन वाले भी और ऑनलाइन वाले भी, ठीक। अभी अपने पास टाइम है, ठीक। अब हम कर सकते हैं 18 अगस्त से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल 0 से, और 20 फेब तक आपको पूरा सिलेबस करा दूंगा। 2.5 महीने का टाइम रहेगा रिवीजन के लिए, बहुत होता है, ठीक। कोई और इश्यू किसी का? ठीक। तो बायो और केमिस्ट्री ही अपना हथियार है, यही अपना सिलेक्शन कराएगा। बायो केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ो, बीट के टेस्ट करो, फिजिक्स बस इतना कर लो तुम्हारे 100 नंबर आ जाए, बढ़िया रैंक आ जाएगी, ठीक।